ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डेटाबेस के अंदर पढ़ने वाले कि वेब पेज डीबीएमएस किस तरीके से यूज होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद हम सिक्योरिटी के बारे में भी बात करने वाले हैं, डीबीएमएस में किस किस तरीके की सिक्योरिटी आ सकती है, ठीक है, उसको किस तरीके से थ्रेट हो सकते हैं, इंटेंशनली होते हैं या फिर विदाउट इंटेंशन होते हैं या फिर एक्सीडेंटल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि डेटा रिकवरी जो भी सिक्योरिटी है उसको किस तरीके से सेट करते हैं, और उसके बाद रिकवरी मतलब डेटाबेस के अंदर से हम डेटाबेस को परमानेंटली किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी कंडीशन में वो क्रैश हो गए या फिर सिस्टम फ्लो बिगड़ गया या फिर क्रैश या फिर डिलीट हो गया डेटा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को क्या कर सकते हैं कि रिकवर भी कर सकते हो। तो इस तीन टॉपिक के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि वेब बेस्ड जो छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद सिक्योरिटी और रिकवर। तो वेब बेस्ड के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल सीख लेते हैं भाई उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, कहाँ कहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि वेब के अंदर आप किसी भी तरीके की सिस्टम बनाते हो, मतलब किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डेटा स्टोर करने के लिए डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई भी आप डेटाबेस ले लो, जैसे कि आपको किसी भी तरीके की सिस्टम बनानी है, ठीक है, ठीक है। तो किसी भी तरीके की आपको सिस्टम बनानी है तो उस सिस्टम के अंदर जो भी आप रजिस्टर करवाओगे, कॉन्टैक्ट करवाओगे, या किसी भी तरीके की फीडबैक आपको लेनी है या फिर किसी भी तरीके का डेटा को स्टोर करवाना रहता है परमानेंटली, तो उसके लिए यहाँ पे आपको डेटाबेस की मतलब डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वेब बेस के अंदर कहाँ कहाँ पे वो ज़रूरत होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे है तो वेब बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट ऑफ डीबीएमएस। मतलब डेटाबेस जो वेब बेस के अंदर डेटाबेस यूज होता है वो वन टाइप ऑफ डीबीएमएस का ही पार्ट रहता है, ठीक है। एंड यूज्ड टू स्टोर वेब एप्लीकेशन डेटा, मतलब हमारे जो वेब एप्लीकेशन रहती है उसके अंदर जो भी जिस तरीके का भी डेटा रहता है उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमें डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अब वेब बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज टू हैंडल दोज डेटाबेस that are having a डेटा, ठीक है। जिस तरीके की आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो या वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर जिस तरीके का भी आपको डेटा स्टोर करवाना रहता है, तो उस डेटा को स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है डेटाबेस की। तो वो किस तरीके का डेटाबेस रहता है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे ई कॉमर्स, फिर ई बिजनेस, फिर ब्लॉग्स, फिर ईमेल्स एंड अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जिस तरीके की भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन या वेबसाइट यूज़ की है या फिर आपने बनाई है, तो उसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे आपको डेटाबेस की डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद है कि while many DBMS sellers are वर्किंग फॉर प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर्टी, मतलब बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस है या प्रोवाइडर्स है जो आपको डायरेक्टली डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ क्या करना होता है, जो भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको वो डेटाबेस डेटा स्टोर करने के लिए एक बैकएंड में डेटाबेस देता है, जिसके अंदर आप अपने अपने तरीके से टेबल या किसी भी तरीके की डेटाबेस बना सकते हो और उसके अंदर डेटा को स्टोर आप करवा सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के वेंडर्स रहते हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि वाइल मैनी DBMS seller are working for providing property database for connectivity solution with the web, मतलब वेब के साथ आपको डेटाबेस की कनेक्टिविटी वो कर देंगे, वो ताकि आपका जो भी डेटा रहेगा वो वहाँ पे सेव रहेगा और परमानेंटली रहेगा। The majority of organization necessity a more general way out to prevent them from being tied into single technology, मतलब जो भी आपके पास डेटा रहता है, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसको डेटा स्टोर करवाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और उसको सिंगल टेक्नोलॉजी के अंदर स्टोर करवा और प्रिवेंट करवाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो आपको एक डेटा प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपका सारा डेटा परमानेंटली सिक्योरिटी के बेस पे स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये होगी वेब बेस्ड एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ से आप ले सकते हो, मतलब उसके लिए वेंडर की ज़रूरत होती है डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। आप खुद से तो बना नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत ही टाइम लग जाता है, ठीक है।
तो किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या किसी भी तरीके की वेब एप्लीकेशन होती है तो उसके लिए डेटाबेस अलग से लेना होता है। ठीक है, तो ये वेब बेस्ड DBA मतलब कहाँ पर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी वेब बेस्ड के डिपेंडेंट, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। फिर बेनिफिट्स ऑफ वेब बेस्ड मतलब हमें डेटाबेस वेब बेस्ड लेने की जरूरत क्यों है और उसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि प्रोवाइड सिंपलिसिटी, बहुत ही आसान हो जाता है हमें उसे यूज करने के लिए। हमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो सारा का सारा रिकॉर्ड आप देख सकते हो। ठीक है, इसलिए एडमिन को जो भी यूज कर रहा है उस डेटाबेस को उसको सारा डेटा वहाँ पे इजीली मिल जाए, मतलब सिंपल रहेगा। फिर है कि वेब DBMS प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब उसको कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, पर जिसको परमिशन है या लॉगिन की परमिशन है वही उसको देख सकता है। मतलब वो एडमिन एडमिन के पास ही उसका यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा, इसलिए वो डिपेंडेंट मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकते हो, मतलब और कहीं पर भी आप देख सकते हो क्योंकि ऑनलाइन ही सारा डेटा रहता है। ठीक है, इसको देखने के लिए आपको सिर्फ लॉगिन की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो वो डेटा आपको कहीं पर भी किसी भी सिस्टम के ऊपर आपको दिखाई दे सकता है। फिर प्रोवाइड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब अच्छी तरीके से उसे UI किया गया, यूजर इंटरफेस किया गया ताकि देखने में भी हमें अच्छा लगेगा और थोड़ा प्रॉपर लगेगा भाई किस तरीके से डेटा कहाँ पे आ रहा है वो किस तरीके से हमें दिखाई देगा। स्टैंडर्डाइजेशन रहता है मतलब एक ही तरीके का स्टैंडर्ड रहता है, किसी भी तरीके की कोई भी टेक्नोलॉजी हो तो उसको डेटा देखने के लिए इसी तरीके की स्टैंडर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो बदलता नहीं। फिर एक ही प्रोवाइड क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट मतलब अलग अलग सिस्टम के अंदर से भी उसे आप देख सकते हो। फिर है फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंट नेटवर्क एक्शन मतलब किसी भी नेटवर्क के ऊपर से मतलब आपके नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, आपने वाईफाई कनेक्ट कर दिया है तो उस नेटवर्क के ऊपर भी आप जो भी डेटाबेस है उसको लॉगिन करके देख सकते हो। या फिर अलग कोई भी आपका मोबाइल नेटवर्क रहेगा तो उसके अंदर से भी आप जैसे लॉगिन करोगे तो आपको डेटा वहाँ पे सही से दिखाई देगा। मतलब नेटवर्क इंडिपेंडेंट है, ट्रांसपेरेंट है, किसी भी नेटवर्क के ऊपर से आप उसे देख सकते हो। फिर है स्केलेबिलिटी मतलब जितना भी डेटा आपको उसके अंदर स्टोर करवाना रहता है, ठीक है, वो सारा का सारा डेटा आप यहाँ से देख भी सकते हो और जितना डेटा आप ऐड करोगे तो उतना डेटा आप ऐड कर सको। मतलब एक डेटाबेस आप कभी भी परचेज करते हो तो उसके अंदर आप समथिंग 10 करोड़ डेटा एग्जैक्टली स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, और जितने भी आप टेबल बना रहे हो तो उस टेबल के अंदर मैक्सिमम एक टेबल के अंदर आप 2 या 3 लाख से या 5 मैक्सिमम 10 लाख तक डेटा को स्टोर कर सकते हो एक साथ। ठीक है, फिर है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नई चीज़ आपको इसके अंदर ऐड करवानी होती है तो उसके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है, जितनी फंक्शनलिटी आपको दी गई उतनी फंक्शनलिटी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ यानी कि नया डेटाबेस बनाना हो इसके अंदर या फिर आपको टेबल बनानी या फिर उसके अंदर डेटा ऐड करवाना है, उस डेटा को डिलीट करना है। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनलिटी आपको वहाँ पे दी जाती है, मतलब नई इनोवेशन आप उसके अंदर कर सकते हो। तो ये हमारी वेब बेस्ड DBMS होगी ताकि हमें जो हम परचेस कर रहे हैं DBMS तो उसके अंदर ये सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है ताकि क्लाइंट जो होता है उसको अच्छी तरीके से सारा डेटा मेंटेन हो जाए और उसको अच्छी तरीके से दिखा भी रहेगा। ठीक, सारा का सारा, और उसको जिसको भी दिखाना है वो भी देख सकता है सारा डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से वेब बेस्ड DBMS को यूज किया जाता है। फिर जो भी हम डेटाबेस लेते हैं परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसको सिक्योरिटी हम सिक्योर कैसे किस तरीके से कर सकते हैं तो उसके सेकंड टॉपिक हमारा है DBMS सिक्योरिटी। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि DBMS सिक्योरिटी होती क्या है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी किस तरीके की सिक्योरिटी लगी होनी चाहिए या फिर किस तरीके की सिक्योरिटी हम दे सकते हैं उसके अंदर, तो उसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है कि डेटा इज वैल्यूबल है मतलब जिस तरीके का भी आपके पास समथिंग 1 या 2 लाख का डेटा पड़ा या 10,000 भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ तो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल है। ठीक है, वन टाइप ऑफ एक एंटिटी हो जाती है, ऑब्जेक्ट होता है जिसकी मदद से आप किसी भी इंसान को उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, उसका एड्रेस, वो सारी चीज़ें आप जान सकते हो। मतलब किसी भी इंसान के पास आप पहुंचना चाहते हो तो उसकी जो डिटेल रहती है उसके थ्रू आप पहुंच सकते हो। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो जो भी डेटा किसी भी फर्म के अंदर रहता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके पास रहता है वो डेटा सिक्योर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि डेटा इज अ वैल्यूएबल एंटिटी दैट मस्ट हैव टू बी फॉर्मली हैंडल मतलब जिस तरीके की ऑर्गेनाइज रहती है वो खुद से ही हैंडल करता है, किसी और को देता नहीं है। ठीक है, एंड मैनेज एज विथ एनी E-कॉमर्स इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब जो भी आपके पास नॉर्मल रिसोर्सेस रहते हैं तो उसको यूज करने के लिए और उस डेटा को मेंटेन करने के लिए मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी की यूज की जाती है। फिर है कि
So some part of all the commercial data may have tactical importance to their respective ऑर्गेनाइज मतलब किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरीके का भी डेटा रहता है वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और कॉन्फिडेंशियल रहता है ताकि और वो डेटा किसी भी तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को शेयर नहीं कर सकते हो बहुत ही कम अगर किसी को पता चल जाता है इसके बारे में तो आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो ठीक है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन होती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब किसी भी जैसे हमारे इंस्टीट्यूट है यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ठीक है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज नहीं करनी होती है ठीक है तो एक दूसरे का डेटा भी वो देख नहीं सकते इस तरीके से हमें डेटा को सेव करके रखना होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास रहती है ऑर्गेनाइजेशन के पास ही रहती है मतलब हमारे पास रहती है ठीक है तो ये इस तरीके की सिक्योरिटी मतलब एक दूसरे का डेटा कहीं से भी लीक होना नहीं चाहिए ठीक है अगर लीक होता है तो बहुत ही बदनामी हो सकती है ठीक है तो ये बहुत ही सिक्योरिटी और सेंसेबल इंफॉर्मेशन होती है ठीक है तो सिक्योरिटी इस तरीके से सेटअप होती है ठीक है किस तरीके से किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब सिक्योरिटी को डेटाबेस के अंदर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है ठीक है तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताया गया है वापस से कि डेटाबेस ये तो हमारे डीबीएमएस के लिए था और उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस के बारे में बताया गया तो डेटाबेस के अंदर किस किस तरीके की सिक्योरिटी होती है तो उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस सिक्योरिटी इज अ टेक्निक मतलब जो भी सिक्योरिटी हम लगाने वाले हैं वो क्या होती है वन टाइप ऑफ एक टेक्निक्स होती है जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर इनबिल्ट रहती है जो हमें बनानी नहीं होती या फिर आपको खुद से बनानी होती है तो उसके लिए आपके किसी भी तरीके की डेवलपिंग की फील्ड चूज करनी पड़ती है ठीक है तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि डेटाबेस सिक्योरिटी इज अ टेक्निक that protects and secures the database against the intentional or accidental threats मतलब किसी भी तरीके की अगर सिक्योर डेटा को डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा पड़ा वो इंटेंशनली मतलब मैन्युअली आप चाहते हो भाई इसको ये डेटा सारा मुझे चाहिए ही चाहिए तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत हैकिंग कर सकते हो ठीक है और कोई डेटा यूज कर रहा है तो वो एक्सीडेंटली लीक हो जाता है मतलब उसे पता भी नहीं है कि डेटा हमारा यहाँ से हैक हो गया है ठीक है तो इस तरीके से जो भी थ्रेट आते हैं तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स और सिक्योरिटी सेट की जाती है जिसकी मदद से वो डेटा कहीं पर भी आसानी से लीक ना हो ठीक है तो ये सिक्योरिटी सेटअप होनी चाहिए दूसरी बात है कि सिक्योरिटी कॉन्सर्न विथ विल बी रिलेवेंट नॉट ओनली द डेटा रिसाइड इन ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस ठीक है तो यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी होती है वो सिर्फ डेटा को रिसेट मतलब डेटा को सिक्योर करने के लिए नहीं होती उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डेटा उसका रहता है मतलब जो वेबसाइट होती है उसको भी यहाँ पे अच्छे से सिक्योर करनी होती है तो उसके लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि द ब्रेकिंग ऑफ सिक्योरिटी में हार्म अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम मतलब जैसे ही आप किसी भी तरीके की सिक्योरिटी तोड़ते हो तो वहाँ पे आपको हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है उसको भी यहाँ पे हार्म होने की एक वन टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी होती है ठीक है तो बीच में अल्टीमेटली अपन जो डेटाबेस है मतलब जो भी हमारा हार्डवेयर के अंदर कभी भी चेंजेस होगा या हैकिंग हो गई तो हमारे डेटाबेस के अंदर भी स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंजेस हो सकता है ठीक है तो ये भी सिक्योरिटी हो सकती है उसके बाद ही कि कॉन्सिक्वेंटली डेटाबेस सिक्योरिटी इंक्लूड हार्डवेयर पार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड द डेटा मतलब डेटा तो हमारा वन टाइप ऑफ इंटरनली डेटा स्टोर हुआ है उसके अलावा हमारे कौन कौन से पार्ट है वो सिक्योर करने होते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमें हार्डवेयर पार्ट सॉफ्टवेयर पार्ट और ह्यूमन रिसोर्स जो हम यूज़ करते हैं उसको भी हमें यहाँ पे सिक्योर करना पड़ता है तो ये भी हमारी वन टाइप ऑफ डेटाबेस के रिलेटेड ही सिक्योरिटी हो जाती है उसके बाद है कि डेटा को अच्छी तरीके से सिक्योर करने के लिए टू इफिशियंटली डू द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी नीड्स अप्रोप्रिएट करना मतलब किसी भी तरीके की डेटा को सिक्योर करने के लिए उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल करना आना चाहिए मतलब जो भी डेटा आपका पड़ा रहता है ठीक है उसको अच्छी तरीके से किसी एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते ताकि आपके पास वो अच्छे से सिक्योर रह सके अगर आपके पास उस डेटाबेस के अंदर जाने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड है तो आप ही उसको एक्सेस कर सकते हो और कोई कर नहीं सकता ठीक है तो ये क्या हो जाती है वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी हाई हो जाती है अगर आप उस यूज़र नेम पासवर्ड किसी और को देते हो तो वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी कम हो जाती है क्योंकि वो पर्सन किसी और को भी यहाँ पे दे सकता है तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि विच आर डिस्टिंग इन स्पेसिफिक मिशन एंड पर्पज ऑफ द सिस्टम मतलब किसी भी तरीके की सिस्टम को बचाने के लिए बहुत ही आसान
तरीका है ये, ठीक है। तो ये हमारी सिक्योरिटी होती है और इस तरीके से हम उसको थ्रेट सिक्योरिटी डिस्क्लोज हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद है कि जो भी सिक्योरिटी हमारी हो तो किस किस तरीके से लूज हो सकती है सिक्योरिटी, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि थेफ्ट एंड फ्रॉडुलेंट, मतलब किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड करता है या फिर कोई चोर होता है, ठीक है, तो वो हैक कर लेगा, तो इस तरीके से हमारी सिक्योरिटी डिस्क्लोज हो सकती है। या फिर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियल और सिक्रेसी, मतलब किसी भी तरीके की यूजर नेम और पासवर्ड आप लूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी को वो एक्सीडेंटली मिल गया तो आप उस डेटा को लूज कर सकते हो। फिर लॉस ऑफ डेटा प्राइवेसी, मतलब जिस तरीके का भी डेटा आपके पास पड़ा रहता है उसमें से आधा डेटा गायब हो गया तो क्या हो गया, हमारा डेटा प्राइवेसी लूज हो गई थोड़ी। फिर एक ही डेटा लॉस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास जिस तरीके का भी डेटा रहता है तो वो डेटा प्रॉपरली हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं हो रहा, मतलब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है तो उसके अंदर थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, मतलब डेटा हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर गड़बड़ी हुई है डेटा स्टोर करने के लिए, तो वो भी हमारी लॉस ऑफ इंटीग्रिटी हो सकती है। उसके बाद लॉस ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी, मतलब जितना डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उतना डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं हो रहा, उससे थोड़ा कम हो रहा है, तो बीच में हमारा डेटा कहीं पर भी लॉस हो रहा है, मतलब डेटा हमारा गायब हो रहा है, तो वो भी एक सिक्योरिटी के बेस पे हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऊपर की साइड में सरकमटेंसेस सारी दी हुई है, ठीक है, वो सारी हमारे जो डेटा रहता है उसको लॉस कर सकता है या फिर हमारे सिस्टम या हार्डवेयर को भी लॉस हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये 5 तरीके की हमारे पास थ्रेट रहता है जिसकी वजह से हमारा डेटा या हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को फैच नहीं कर सकते, ठीक है, लॉस हो सकता है हमारा, तो इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है। फिर एक कि these listed circumstances mostly signify the area in which the organization should focus on reducing the risk, that is chance of incurring लॉस और डैमेज टू डेटा विद इन अ डेटा, मतलब इसके बारे में जो भी सर्कमटेंसेज ये इन 5 के ऊपर हम वर्क करेंगे तो हमारा जो डेटा रहता है या फिर हमारी जो सिक्योरिटी थी उसको ब्रेक करने के लिए रिस्क हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, और डेटा हमारा ज़्यादा सिक्योर हो जाए, मतलब 80-90% तो आप उसको सिक्योर कर ही दोगे, कोई जो 10% रहता है, ठीक है, वही हमारा डेटा यहाँ से ब्रेक कर सकता है, जो है कर होता है वन टाइप ऑफ, ठीक है। फिर है कि इन सम कंडीशन these area are directly related such that an activity that leads to loss in one area may also lead to loss in another, मतलब एक अगर हम किसी भी एक तरीके की सिक्योरिटी अच्छी तरीके से बनाना चाहेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरे सॉफ्टवेयर पर या फिर दूसरी डेटा रहती है उसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी एक प्राइवेसी हो जाती है जिसके अंदर हम डेटा को लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है कि इन सम कंडीशन दीज एरिया आर डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब जो भी डेटा हमारा रहता है जो भी यूजर रहते हैं वो डायरेक्टली हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं करने देना होता है, ठीक है, तो हमारी जो भी डेटा रहती है वो सिक्योर फॉर्म में रह सकती है। तो जो भी हमारा डेटा है और ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा का सारा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन और डेटाबेस है तो इन दोनों के बीच में वन टाइप हम हमारा लॉगिन या सिक्योरिटी बीच में लगा सकते हैं ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके का डेटा दिया गया है वही वो यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा डेटा वो एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो इस तरीके की हम सिक्योरिटी के बेस पे थोड़ा वर्क कर सकते हैं ताकि हमारा जो भी डेटा है वो लॉस होने में रिस्क थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद है कि हम कंप्यूटर बेस पे हमारी डेटा की सिक्योरिटी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे उसके बारे में आपको बताया गया है। तो सिक्योरिटी मतलब कंप्यूटर बेस पे हमारी डेटा बेस पे सिक्योरिटी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, बाई डिफॉल्ट तो वो देती ही है पर हम हमें खुद से हमारे कंप्यूटर में से कंट्रोल देना होता है तो किस तरीके से दे सकते हैं, तो उसके यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स दिए गए। यहाँ पे बताया गया है सिक्योरिटी ऑफ डीबीएमएस इज मैरली एज गुड, मतलब वो बहुत ही अच्छी होती है ऑलरेडी, तो ही हम तो ही तो कोई भी व्यक्ति उसको यूज करने वाला है, ठीक है, वो अच्छी होने वाली है। फिर एक ही द सिक्योरिटी ऑफ डीबीएमएस इज मल्टी गुड एज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग किसी भी तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे वो सिक्योरिटी अच्छी होती है ड्यू टू द क्लोज एसोसिएशन अमोंग देम, मतलब जब तक वो खत्म नहीं होती, जब तक आप उसको खत्म नहीं करते, तो मोस्ट
ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस सिक्योरिटी आर लिस्टेड बिलो। तो एक्सेस ऑथराइजेशन मतलब किसी भी व्यक्ति को उस डेटाबेस के अंदर जाने के लिए पहले तो लॉगिन ऑथराइजेशन करना पड़ता है, मतलब उसको डेटा पहले देना पड़ता है वहां पे। अगर वो डेटा वहां पे उसके पास डेटाबेस के अंदर होगा तो ही वो लॉगिन कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ठीक है। फिर है कि एक्सेस कंट्रोल, मतलब उसको एक्सेस करने के लिए कौन कौन सी फंक्शनलिटी दी जाती है, जैसे डिलीट कर सकते हो, नए डेटाबेस बना सकते हो, नए टेबल्स बना सकते हो, फील्ड को चेंज सकते हो, रीनेम कर सकते हो, तो ये सारी फंक्शनलिटी दी जाती है। फिर डेटाबेस को देख सकते हो। फिर उसके बाद उसका बैकअप भी ले सकते हो, और रिकवरी ऑफ डेटा, मतलब जो भी आपको डेटा दिया गया, अगर उसके अंदर किसी भी तरीके की आपको बैकअप चाहिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस डेट से इस डेट तक का आपको डेटा रिकवर बैकअप करना है तो भी आप कर सकते हो, तो उस तरीके की फैसिलिटी उसके अंदर दी जाती है। या फिर पूरे रिकॉर्ड, मतलब जितना भी आपका डेटा है उसको सारे का सारा रिकॉर्ड को अब तक रिकवर करना है, तो उसके लिए भी फैसिलिटी वहाँ पे फंक्शनलिटी दी गई होती है, ताकि आप आसानी से जैसे क्लिक करोगे तो आपका डेटा रिकवर हो सकता है। उसके बाद है डेटा इंटीग्रिटी, मतलब एक दूसरे के साथ टेबल के साथ अलग अलग डेटाबेस के साथ इंटीग्रिटी करने के लिए भी आपको कमांड दी जाती है, जिसकी वजह से आप उस डेटा को कहीं पर भी आपको शो करवाना रहता है तो उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड रहती है, और उसको वहाँ पे आप एक्सेस यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहीं पर भी उस डेटा को आप दिखा सकते हो। फिर इंक्रिप्शन, मतलब किसी भी तरीके का डेटा को आपको दिखाना नहीं है किसी और पर्सन को, मतलब बहुत सारा डेटा में से थोड़ा डेटा आपको इनक्रिप्ट फॉर्म में रखना है और थोड़ा डेटा आपको दिखाना है, तो इंक्रिप्शन के लिए भी आपको एक फंक्शनलिटी दी जाती है। फिर रेड टेक्नोलॉजी, मतलब रिडेंडेंट, मतलब डुप्लीकेट डेटा बार बार नहीं आना चाहिए, एक ही रिकॉर्ड बार बार फैच नहीं होना चाहिए, तो ये सारी रेड की टेक्नोलॉजी हो जाती है। ठीक है। तो ये जैसे कि रेड के बारे में हमने पढ़ा था, रिडंडेंसी, एटॉमिसिटी, इंटीग्रिटी और डिपेंडेंसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आगे के लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। ठीक है। तो ये सारी उसकी फंक्शनलिटी दी जाती है जो हम कंप्यूटर बेस पे सिक्योर उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर बेस पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं डेटा को इस इतने तरीकों से। ठीक है। उसके बाद है कि जो एक्सेस कंट्रोल हमें मिलता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कंप्यूटर बेस्ड, तो एक्सेस कंट्रोल किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया है। फिर एक द यूजुअल वे ऑफ सप्लाइंग एक्सेस कंट्रोल to database system is dependent on granting and revoking of privilege within a database, मतलब उस डेटा को आप एक्सेस कब करोगे, जब तक आप डेटाबेस के अंदर लॉगिन नहीं करोगे तब तक वो डेटा आपको दिखेगा नहीं, मतलब उसको एक्सेस करने के लिए पहले लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे पहले सिस्टम के अंदर जाने के लिए ग्रांट, मतलब उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के लिए वन टाइप ऑफ लॉगिन सिस्टम वहाँ पे बिठाया जाता है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो जो भी डेटा आपको दिखना होगा, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन को जितना डेटा दिखाना है उसके लिए रिक्वेस्ट जाएगी, और जो भी डेटा रहता है वो आपको वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है। फिर एक प्रिविलेज, मतलब परमिशंस होती है वन टाइप ऑफ। ठीक है। Privilege allow a user to create or access some database object or to run some specific DBMS utility, मतलब उसके अंदर थोड़ी फंक्शनलिटी आपको दी जाती है जिसकी मदद से उस डेटाबेस को आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर आपको कुछ नया वहाँ पे बनाना है तो जो भी फंक्शनलिटी दी गई है उसी की मदद से आप नई चीज़ वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर देख भी सकते हैं। फिर प्रिविलेज आर ग्रांटेड यूजर टू अचीव द टास्क, मतलब जिस तरीके की फंक्शनलिटी वहाँ पे दी गई है, ठीक है, जब तक आप उस टास्क को अचीव नहीं करते तब तक आपको वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ पे आपको सही तरीके से कंफर्मेशन भी दिया गया भी आपने जो भी टास्क किया वो कंप्लीट हो गया है, या फिर कोई एरर है तो उसके लिए भी वहाँ पे आपको परमिशन दी जाती है। तो किस तरीके के कंट्रोल यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल और मैंडेटरी, मतलब डिस्क्रिशनरी मतलब क्या होता है कि सिस्टम की तरफ से होता है, अगर आपको मैन्युअली भी करना होता है तो उसके लिए मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, दो तरीके के कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या हो जाती है कि सिक्योरिटी बेस पे फंक्शनलिटी सारी हमारी हो गई यहाँ पर। तो डीबीएमएस के अंदर व्हाट इज डेटाबेस सिक्योरिटी, उसके बाद यहाँ पे उसके बारे में बताया गया कि सिक्योरिटी किस किस तरीके से लॉज हो सकती है, फिर कंप्यूटर में से किस तरीके से सिक्योरिटी को एक्सेस कर सकते हैं, वही एक्सेस कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब जो भी हमने सिक्योरिटी की है, बनाई है, या फिर अप्लाई की है, अब उसको जो भी डेटा है उसको मुझे रिकवर करवाना है। ठीक है, मेरा सम डेटा लॉस हो गया तो मैं उस डेटा को किस तरीके से एक्सेस, मतलब रिकवर
करवा सकता हूँ, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो लास्ट टॉपिक हमारा है डेटा रिकवरी इन डीबीएमएस। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि इट इज द मेथड ऑफ रिस्टोरिंग द डेटाबेस टू इट्स करेक्ट स्टेट इन इवेंट ऑफ अ फेलियर एट अ टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन और आफ्टर द एंड ऑफ प्रोसेस। मतलब जिस तरीके की ऑपरेशन आप वहाँ पे करते हो, ठीक है, अगर उसके अंदर किसी भी तरीके की फेलियर आ जाती है आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर किसी भी तरीके की प्रोसेस में या ट्रांजेक्शन में एरर आ रही है, तो आप जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो उसको वापस जैसा था वैसा बनाने के लिए रिकवर भी करवा सकते हो। तो उसके लिए वहाँ पे आपको एक फंक्शन की दी जाती है जिसकी मदद से डेटा को आप रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है कि अर्लियर यू हैव बीन गिवन अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस रिकवरी एज अ सर्विस that should be provided by all the DBMS for ensuring that the DBMS database is dependable and remain in consistent state in the presence of failure। मतलब अगर आपकी सिस्टम क्रैश हो गई या फेल भी हो गई हो, तो पहले के टाइम में क्या होता है कि डीबीएमएस की तरफ से वो इंश्योर ही रहता है कि हमारा डेटा परफेक्टली सही है, ठीक है, और कंसिस्टेंस वे में भी जो पहले था वैसा ही था कंसिस्टेंट, मतलब ठीक है, वैसे की वैसे पड़ा हुआ है। अगर आपकी कोई फंक्शनलिटी वहाँ से फेल हो गई है तो पुराना डेटा आपका एज इट इज रहेगा। मतलब अभी जो सिस्टम हमारी हो रही है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी तरीके की आपकी ट्रांजेक्शन या आपकी क्वेरी गलत हो गई है, फेल हो गई, तो आपको एक मैसेज दे देगा और आपका जो पुराना रिकॉर्ड है वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, वो रिकवर होता ही रहता है हर बार, तो हमें बार बार रिकवर करवाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती। अभी इस तरीके के डेटाबेस वहाँ पे हम जो भी परचेस करें उसके अंदर ये फंक्शनलिटी बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, रिकवर। फिर है कि इन दिस context dependability refer to both the flexibility of the DBMS to various kind of failure and its ability to recover from those failure। मतलब डेटाबेस के अंदर अभी इस तरीके की कंटेक्स्ट प्रोग्रामिंग की जाती है जिसकी मदद से आप किसी भी तरीके का डेटा फेल हो गया या फिर आप रिकवर करते करते आपका डेटा वापस से फेल हो गया है, तो क्या करता है कि जिस तरीके का डेटा पहले था वैसे ही वो रिकवर करेगा। ठीक है, और सारा डेटा जिस स्टेट में था, जिस तरीके से था पड़ा हुआ था वैसे ही आपको वापस से कर देगा। मतलब जो भी आपने नया टास्क किया है वो फेल हो जाता है, उसके अंदर वापस से आपको वो टास्क करना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके की अभी डेटाबेस के अंदर फंक्शनलिटी दी जाती है। फिर एक हिंदी चैप्टर यू will gather the brief knowledge of how this service can be provided। मतलब इस तरीके की सर्विस दी जाती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम यू में इनकाउंटर इन प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंसी। मतलब जो इस तरीके की सिस्टम होती है उसको पहले आपको रेफर करना रहता है, अगर उसके अंदर किस किस तरीके की प्रॉब्लम आपको आ सकती है तो उसको समझने के लिए पहले उस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, उसकी फंक्शनलिटी को यहाँ पे समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद ही आप उस डेटाबेस को रिकवर कर सकते हो। तो उसी टॉपिक के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर किसी भी तरीके की डेटा फेलियर हो जाती है तो ठीक है, तो ये डेटा रिकवरी होती है। इस तरीके से आप डेटा रिकवर कर सकते हो, खुद से भी मैन्युअली भी कर सकते हो या अभी के सिस्टम डेटाबेस के अंदर खुद से भी वो रिकवर होता रहता है थोड़े टाइम के बाद। या फिर वैसे भी फंक्शनलिटी होती है कि हर 3 महीने या 2 महीने या 1 महीने के बाद आपको रिकवर चाहिए तो ऑटोमेटिकली उसकी फंक्शनलिटी चलती है बैकग्राउंड में, एक बार आपको सेट कर देना रहता है, फिर हर महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ तक का डेटा रिकवर करके आपको एक फाइल ईमेल के अंदर भी सेंड कर देता है। तो उस तरीके की भी वहाँ पे डेटाबेस के अंदर फंक्शनलिटी अभी के डेटाबेस के अंदर होती है। ठीक है, लेटेस्ट जो भी डेटाबेस हम परचेज करते हैं उसके अंदर ये सारी फंक्शनलिटी इनबिल्ट होती है। ठीक है, इस वहाँ तक हमें रिकवर करके देता रहेगा। उसके बाद कि हमें डेटाबेस जो भी डीबीएमएस है डेटा है उसको रिकवर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस हाल में पड़ती है। तो जैसे हमने सिक्योरिटी पे देखी, सिक्योरिटी के अंदर किस किस तरीके की फंक्शनलिटी हो सकती है, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा डेटा लॉस या सॉफ्टवेयर लॉस हो सकता है, तो उसको रिकवर किस तरीके से किया जाता है, किस परफॉर्मेंस के बेस पे, तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। The storage of a data usually include 4 types of मीडिया। मतलब किसी भी तरीके का डेटा हमारे पास रहता है तो उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे 4 तरीके की टाइप्स दी गई है। जैसे कि किसी भी तरीके का डेटा हमारे पास रहेगा तो कहाँ पे पड़ा रहता है, तो मेन मेमोरी में रहता है, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, मैग्नेटिक टेप के अंदर और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हमारा सारा डेटा आप रिकवर करवा सकते हो। ठीक है,
कहीं पर भी मतलब मेमोरी आपके पास होनी चाहिए नॉर्मली। फिर है कि यहाँ पे मैनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ फेलियर कैन अफेक्ट डेटा मैन, मतलब यहाँ पे बहुत सारे तरीके के फेलियर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हमारी जो भी प्रोसेस होती है, ट्रांजेक्शन होती है, तो उसके अंदर हमें हमारी प्रोसेस सही से नहीं होती। तो उसको यहाँ पे अच्छी तरीके से रिकवर करने के लिए इस मेमोरी के अंदर उसको रिकवर बार बार किया जाता है, ठीक है। और किस तरीके की डिवाइस में से आप रिकवर डेटा कर सकते हो, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि 4 तरीके की डिवाइसेस रहती है जिसके अंदर से डेटा आप रिकवर कर सकते हो। तो फेलियर कब होता है, ठीक है, और उसके अंदर से डेटा को रिकवर किस सिचुएशन में किया जाता है, तो उसके बारे में सम पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि ड्यू टू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एरर द सिस्टम क्रैश, मतलब किसी भी तरीके की हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आ गई, हार्डवेयर के अंदर हमारी क्रैश हो गई, सिस्टम क्रैश हो गई, तो उस हाल में हमारा डेटा रिकवर हम कर सकते हैं। फिर एक कि फेलर ऑफ मीडिया, मतलब किसी भी तरीके का डिवाइस जिसकी मदद से हम डेटा देखते हैं तो वो फेल हो जाता है, या फिर सच एज अ हेड क्रैश और अनरीडेबल मीडिया दैट रिजल्ट इन लॉस। जैसे हमने पेरिफेरल डिवाइस के अंदर पढ़ा था कि जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है उसके अंदर अगर वो हेड ही खराब हो गया तो उसके अंदर का डेटा हम देख नहीं सकते, मतलब वो डेटा नहीं मिलेगा। तो उस हाल में हम डेटा को रिकवर करवा सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क के अंदर से। फिर एक कि देयर कैन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी हमें पेज वो ओपन करके नहीं दे रहा है, उसके अंदर किसी भी तरह की एरर आ रही है, ठीक है, तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। सच इज अ लॉजिकल एरर डेटा एक्सेसिंग द डेटाबेस दैट कैन कॉज, मतलब जब डेटा एक्सेस करते हो उस टाइम पे जो एरर आ रही है, ठीक है, उसको हम मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। फिर है नेचुरल फिजिकल डिजास्टर सच एज फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, तो उस साल में भी वे उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। केयरलेसनेस एंड अनइंटेंशनली डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, मतलब हम डेटा डिलीट करना नहीं चाहते पर किसी भी हाल में हमारा वो डेटा गायब हो गया, मतलब वो हम किसी और डेटा को डिलीट करना चाहते थे या फिर किसी और को मूव करना चाहते थे, तो वो डेटा वहाँ से हट गया। तो इंटेंशनली, मतलब हमारा इरादा नहीं था कि भी हमें इसको डिलीट करना है, तो भी हमारा डेटा वहाँ से फटाफट से वर्क करते तो उस टाइम पे हमारा डेटा वहाँ से डिलीट हो जाता है, तो उस हाल में भी हम रिकवर कर सकते हैं। फिर डैमेज और इंटेंशनल करप्शन और हैम्परिंग द डेटा, मतलब किसी भी वायरस की मदद से अगर हम वायरस वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे तो हमारा डेटा वहाँ पे लॉस हो सकता है। फिर एक कि whatever the grounds of fail are, there are two principal things that you have to consider. First is a फेलियर ऑफ मेन मेमोरी इंक्लूडिंग दैट डेटाबेस बफर, मतलब डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा हमारा रहता है वो जो हमारी मेन मेमोरी थी तो उसके अंदर बफर में से हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं, या फिर उसकी जो डिस्क की कॉपी रहती है उसमें से हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो इन सारे सिचुएशन के अंदर हम डेटा को रिकवर कर सकते थे, और कौन कौन सी डिवाइस में से कर सकते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिस्ट दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी रिकवरी थी, मतलब हमें रिकवर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस हाल में पड़ती है, किस सिचुएशन में पड़ती है, तो उसके बारे में यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए, ठीक है। उसके बाद है कि रिकवरी की फैसिलिटी डीबीएमएस के अंदर हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि एवरी डीबीएमएस शुड ऑफर द फॉलोइंग फैसिलिटी हेल्प आउट द रिकवरी मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैकअप, ठीक है, आप किसी भी तरीके की डेटाबेस को बीच में आप बार बार बैकअप के फॉर्म में कॉपीज बना के अपनी फाइल्स के अंदर अलग जगह पे स्टोर आप कर सकते हो। फिर एक किसी भी तरीके की लॉगिंग फैसिलिटी होती है ट्रांजेक्शन के अंदर, तो वहाँ पर भी उसको आप ट्रेस कर सकते हो, कवर करवा सकते हो। फिर जिस तरीके के भी आप डेटा को अपडेट करते हो या फिर चेंजेस करते हो तो उसके वहाँ पे चेक पॉइंट होता है, तो जैसे आप चेक पॉइंट करोगे तो आपका डेटा वहाँ तक तो फिक्स ही हो जाता है, वो कभी भी उसके अंदर आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो वो चेक पॉइंट की मदद से भी आप डेटा को रिकवर करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया कि रिकवरी फैसिलिटी अलाउज अपडेट टू डेटाबेस फॉर गेटिंग द लेटेस्ट पैचेस टू बी मेड परमानेंट एंड कीप सिक्योर फ्रॉम वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे इसके बारे में चेक पॉइंट क्या होता है कि जिसकी मदद से आप डेटाबेस के अंदर एक बार आपने ये कमांड दे दी तो उसके बाद आपका डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है, उसके अंदर आप किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, डेटा आप देख सकते हो उसे। तो ये भी हमारी एक रिकवरी हो जाती है, फैसिलिटी हो जाती है। फिर है कि रिकवरी मैनेजर अलाउज द डेटाबेस सिस्टम फॉर रिस्टोरिंग द डेटाबेस टू रिलायबल एंड स्टेडी स्टेट आफ्टर द
एनी फेलियर आता, मतलब किसी भी तरीके का फेलियर होता है तो उस डेटा को कहाँ तक मैनेज करना है या फिर कहाँ से उसको उठाना है, तो वो फंक्शनैलिटी रिकवर रिस्टोरिंग की मदद से हमें दी जाती है। तो जैसे हम रिस्टोर करेंगे तो पुराना जहाँ तक हमने चेक पॉइंट कमांड की है वहाँ तक हमारा डेटा वापस से रिस्टोर हो सकता है। तो इस तरीके की फैसिलिटी हमें डेटाबेस के अंदर दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी सारी फैसिलिटी हो गई। उसके बाद ओके, हमारा टॉपिक्स यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है, तो ये हमारी रिकवरी फैसिलिटी थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि डेटाबेस के अंदर हम डेटा को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सिक्योरिटी किस तरीके से ब्रेक हो सकती है। फिर एक ही डेटा रिकवरी जो मतलब डेटा जो भी हमारा रहता है उसको रिकवर किस किस सिचुएशन में कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो जैसे ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपकी RNW IT एप्लीकेशन की अंदर। ठीक है, जिसकी मदद से आपकी अटेंडेंस वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।